आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 2025 के लिए परीक्षा है तो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है उससे देखेंगे एसएससी का एमटीएस और हवलदार का जो है ऑनलाइन परीक्षा जो होता है, ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ और हवलदार के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कि पूरे 37 सेट में इसमें बुक में दिया गया है, 37 सेट में है, ठीक है। और ये 2023 और 2024 का जो भी इसमें पिछले साल जो भी इसमें एग्जाम हुआ है सभी सिटिंग का क्वेश्चन आंसर सहित पूरे व्याख्या के साथ में है, संपूर्ण व्याख्या के खाल सहित इसमें दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम होता है जो ऑनलाइन होता है, सीबीटी के जरिए लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है इसी से पता चलता है। जब तक पिछले साल का प्रश्न आप हल नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि अगला लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो इस बुक में जो दिया गया है प्रश्न सारे शिफ्ट का दिया गया और सभी विषय दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी विषय का इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट आप देखेंगे तो देख सकते हैं आपको 2024 और 2023 का पूरे हल प्रश्न आप डेट वाइज देख सकते हैं, दिया गया है 30/9 डेट वाइज दिया गया है सभी। यहाँ पे इसमें भी दिया गया है, देख लीजिए 1/9 से लेके पूरे 14/9 तृतीय पाली तक है, मतलब तीनों पाली का दिया गया है, तीनों पाली का प्रश्न आंसर सहित व्याख्या सहित दिया गया है, हल सहित पूरे एमटीएस। इसीलिए ये महत्वपूर्ण, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के जो पहला प्रश्न है और आज कौन सा पालिका कौन सा पीवाई पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, चलते हैं उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। एग्जाम जो रहता है पूरा सीबीटी के जरिए रहता है, ऑनलाइन बेसिस कंप्यूटर बेसिक्स पर। यहाँ देखें तो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है। यहाँ पे दिया गया है विषय, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी रहेंगे। मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर का रहेगा, जिसका अंक रहेगा 60 और 60 दोनों का रहेगा, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और यहाँ पर भी दिया गया, देखिए जनरल और इंग्लिश दोनों 25-25 क्वेश्चन दिया गया है और 75-75 नंबर दिया गया है। यहाँ भी एक नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। समय आप देखेंगे तो 60 मिनट इसमें भी दिया गया है, 60 मिनट इसमें भी दिया गया है। दोनों मिलाकर जोड़े तो 120 मिनट आपको कुल प्रश्न करने के लिए दिया जाएगा। और कुल प्रश्न हो जाएगा कितना, तो 90 प्रश्न हो जाएंगे, कुल 90 प्रश्न हो जाएगा। 90 प्रश्न के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में 90 प्रश्न के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, विस्तार से दिया गया है। अगर इससे भी ज़्यादा विस्तार में आप चाहते हैं सिलेबस को जानने के लिए ताकि और अच्छा तैयारी हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें सिलेबस लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए लाएंगे एक नई वीडियो लाएंगे पूरे विस्तार से इसके पूरे सिलेबस में, टॉपिक वाइज सिलेबस में, कि कौन से टॉपिक से कौन कौन चैप्टर से सिलेबस दिया गया है, कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, सारे सब्जेक्ट का एक वीडियो में बनाकर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई पूरे एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में कैसा रहेगा, क्या क्या देखेंगे। तो आज जो देखेंगे, आज क्या, चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कौन सा प्रश्न देखेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज जो एसएससी का एमटीएस का जो क्लास चल रहा है, एमटीएस का और हवलदार भी इसमें इंक्लूड है, उसका जो परीक्षा हुआ था 30/9/2024 को जो परीक्षा हुआ था प्रथम पाली में, उसका देखेंगे प्रश्न आंसर पूरे हल के साथ, ठीक है। कब हुआ था देख सकते हैं, 30/9/2024 को जो हुआ था प्रथम पाली में परीक्षा, उसका देखेंगे प्रश्न आंसर, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, 1976 में
1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ठीक है, पूछ रहा है 1976 में जो संशोधन हुआ था अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य में कौन से विभाग में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन 4 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 5, 3, 4 या 5 के ए। तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, 5 के ए, सॉरी 5 कहते हैं 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा सही प्रश्न। भाग 4 के ए में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? देखिए 1976 में 42वें संशोधन के साथ। 1976 में कौन सा हुआ था? 42वें संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 51A के तहत यह भारतीय संविधान संशोधन के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था उस समय। उसके बाद फिर 2002 में 86वें संविधान के संशोधन द्वारा 86वें संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। शुरुआत में जब जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो उस समय था 10 था, अभी वर्तमान में 11 है, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है 4 में, भाग 4 में सिर्फ। ठीक है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वहीं पे बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघीय सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये था कुछ फैक्ट था इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, देखिए क्या दूसरा प्रश्न है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? ऑप्शन है देखिए मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक या शास्त्रीय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कैसे हो जाएगा? चलिए फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कनक रेले ने जिन्होंने 1966 में मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की शैली कलाकार थे उस समय। ठीक है, कनक रेले ने केरल के पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम को पुनर्परिभाषित और पुनर्व्याख्या किया था। 1972 में मुंबई में उन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की भी स्थापना किया था। उन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे तो मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक झावेरी बहने नैना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना, गुरु बिपिन सिंह, एन माधवी देवी इत्यादि है। ठीक है, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती दे जोशी इत्यादि। आज सत्रिया की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है गुरु जतीन गोस्वामी। ठीक है, सरोदी, सेकिया, गुरु धनकम बोरा आदि ये सब था। तो सभी यहाँ पे देखेंगे तो सभी ऑप्शन का हमने व्याख्या कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 14वीं शताब्दी में, यानी 1300 से लेकर 1400 के बीच की बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन है तुलुब वंश, तुलुब राजवंश, या सुलुब राजवंश, या अरविडू राजवंश, या संगम राजवंश। अगर इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए सभी प्रश्न के सही जवाब, आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, इससे आपका रिवाइज होते जाएगा। सही जवाब इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
ठीक है। संगम वंश, संगम वंश हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा आप लोग के लिए। संगम वंश का स्थापना किसने किया था और ये संगम वंश किसके नाम पर रखा गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। तब तक इसका फैक्ट के बारे में बताते हैं। इसका फैक्ट क्या है, देखिए इसका साम्राज्य, विजयनगर का साम्राज्य जो की स्थापना जो हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी और विजयनगर का शब्दार्थिक अर्थ होता है जीत का शहर होता है, ठीक है। विजयनगर के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। इस साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु था, विजयनगर की साम्राज्य की भाषा तेलुगु था। और विजयनगर पर कौन कौन से शासक शासन किए वो है, जैसे पहले संगम, उसके बाद सलूब, उसके बाद तुलुब, उसके बाद आरविदो, ठीक है। तो आप लोग बताए नहीं, कमेंट बॉक्स में भेजे हैं कि नहीं। हमने पूछा था कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो चलिए हम बताते हैं विजयनगर की स्थापना किसने किया था। हरिहर एवं भुक्का दो भाई थे, उन्होंने किया था। और ये संगम वंश जो रखा गया था वो अपने पिता के संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना रखा था, ठीक है। इससे सारे फैक्ट जान लिए इसके बारे में। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, देखिए इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, ठीक है। उस्ताद अमीर खान, उस्ताद घागे खुदा बख्श, तानसेन या भीमसेन जोशी। अगर इसका प्रश्न आंसर आपको पता है, उत्तर अगर पता है आपको इसका उत्तर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका सही जवाब हम बताते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्ताद आमिर खान हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद आमिर खान जो था हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के परंपरा के एक भारतीय गायक और संगीतकार भी थे, ठीक है, जिन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थे। उस्ताद आमिर खान, सॉरी। चलिए अगला बात करेंगे उस्ताद घागे खुदा बख्श की बात करें तो ये जो हो जाएगा उस्ताद घागे हिंदुस्तानी संगीत के आगरे घराने की संस्थापक था। ये जो था आगरे घराने की संस्थापक था और ये उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने की थे। तानसेन की बात करें तो तानसेन एक देखें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है इसका जनक माना जाता है तानसेन को, ठीक है। और तानसेन एक महान ध्रुपद गायक और रचनाकार थे और वे मुगल सम्राट जो अकबर था उसका दरबार में नवरत्न रहता था, ठीक है। उसमें से एक था नवरत्न तानसेन भी, ठीक है। उसके बाद भीमसेन जोशी की बात करें, भीमसेन जोशी ने देखिए किराना घराने के एक प्रमुख ख्याल गायक हुए जो जिसे 2008 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था, ठीक है। तो सारे ऑप्शन के बारे में फैक्ट हमने जान लिया है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में, प्रश्न छूट गया हो तो उस कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। कहता है भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं के साथ साझा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए है 7, 6, 8 और 9। अगर पता है मैप, अगर आप पढ़ चुके हैं मैप, अगर दिमाग में छप चुका है आपको भारत की मैप और पड़ोसी देशों की, तो आप तुरंत बता देंगे कितना है। अगर आपके पास भारत का नक्शा है तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको दिमाग में छप चुका है, दिमाग में छपा हुआ भारत का नक्शा, तो आप याद कीजिए पश्चिम में जो होता है, देखिए पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलता है, उससे साझा करता है भूमि सीमा। उसके बाद पूरब में देखेंगे, उत्तर में चाइना हो जाएगा, पूरब में देखेंगे तो इधर आ जाएगा भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारा हो जाता है, कुल मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर 7 देश हो जाता है जिससे हमारी भूमि सीमाएं लगती है। कितने लोग जो होंगे जो कहेगा 6 हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहेगा
6 होगा साझा, लेकिन 6 नहीं 7 होगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो जो 6 कहने वाला है 6, उसने एक अफगानिस्तान को भूल जाता है। अफगानिस्तान भी भारत से साझा करता है, 106 किलोमीटर की उसकी बाउंड्री हिंदुस्तान से भारत से लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, या इसके बारे में और फैक्ट कुछ जान लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में कुछ फैक्ट जान लेती है तो देखिए, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से 7 देश अपनी सीमाएं साझा करती है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। ये सब समुद्री सीमाएं से साझा करती है, ठीक है। भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा से 3 देश अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो है थल और स्थल दोनों सीमाएं साझा करते हैं देश भारत के साथ। तो यह हो गया कुछ फैक्ट। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, कहता है भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन है दक्षिणी में, पूर्वी में, पश्चिमी में या उत्तरी में। अगर सही आंसर अगर पता है तो ये भी मैप से दिया गया है। अगर मैप आपको पता गया है, अगर आप पर्वत पढ़ चुके हैं पर्वत के बारे में, तो सही जवाब आप दे पाएंगे और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी में हो जाएगा। उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु की पाई जाती है। चलिए फैक्ट अगर जानना चाहते हैं तो इसका देखिए फैक्ट जानिए क्या हो जाता है। भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वत स्थित है। जैसा कि सब जानते हैं हिमालय कहाँ है? उत्तरी दिशा में, उत्तरी और पूर्व में दोनों जगह हिमालय है, ठीक है। भारत के उत्तरी हिस्से में शीतोष्ण कटिबंधीय में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। कर्क रेखा के दक्षिण में और भारत का उत्तरी हिस्से में शीतोष्ण कटिबंधीय स्थित है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, ठीक है। यह कुछ फैक्ट था। चलिए फैक्ट को जानते हुए चलिए चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न के ऊपर चलिए चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को संशोधित करता है। चलिए तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए फार्मेसी अधिनियम है 1949, 1947, 1950 या 1948। अगर इसका सही जवाब पता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब जो हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फार्मेसी अधिनियम 1948, ठीक है। 1948 को संशोधित किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस नई अधिनियम में निर्दिष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 की धारा 32C के तहत फार्मेसी लिस्ट के रूप में पंजीकृत है तो उसे फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा, ठीक है। इसका फैक्ट ये जान लिया। तो चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं फैक्ट को जानते हुए। चलिए अगला फैक्ट देखिए, सॉरी कहते हैं फैक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मोसिनराम के संबंध में सही है? कौन सा कथन पूछ रहा है? सही है। देखिए कथन यह है, कहता है यह पृथ्वी पर सबसे आदर स्थान है, वेटेस्ट पैलेस। यह पृथ्वी के मेघालय राज्य में स्थित है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह मौसिनराम जो है पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है। यह भारत का कौन से जिला में स्थित है? तो मेघालय जिला में स्थित है। अभी आप कथन देख चुके हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यह स्थान है, जहां वर्षा लगभग 1141 सेंटीमीटर तक होता है। वहाँ पे वर्षा मेघालय में। मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। चलिए ठीक है, ये कुछ फैक्ट था। ओके, इसमें अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेघालय की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए हमें मेघालय की राजधानी क्या है। चलिए तब तक आगे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 7वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में रफीकुर रहमान कर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये 17वीं लोकसभा जो है, ठीक है, उसमें जो सबसे वरिष्ठ जो है शफीकुर रहमान, पूछ रहा है कौन सी राजनीतिक दल से है। देखिए ऑप्शन है समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या राष्ट्रीय जनता दल। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम बताते हैं इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य था जो आयु के अनुसार, वो था जीतन राम मांझी, जो कि 79 वर्ष के थे। ठीक है, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम नामक राजनीतिक पार्टी जो उनका है, उनका प्रतिनिधित्व वो करता है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज वाला जो है वो जीतन राम मांझी। ठीक है, वो एनडीए के साथ 18वीं लोकसभा चुनाव गया बिहार से लड़े और जीतकर सांसद बने थे। गया बिहार से संसद बनाया गया। वर्तमान में वह केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है। 18वीं लोकसभा में बिहार के समस्तीपुर सीट से सबसे कम उम्र की सांसद संभवी चौधरी 25 वर्ष की उम्र। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बनी है। ठीक, चलिए ये कुछ फैक्ट था, इसके बारे में जान गए 18वीं लोकसभा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। अगर जनगणना से आप पढ़ चुके हैं तो जनगणना से सही जवाब आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में भेजिए फटाफट। चलिए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, दादर नगर हवेली जो हो जाएगा सबसे कम साक्षरता वाला शहर है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे 76.2% है। वहीं पे बात करें दिल्ली का तो दिल्ली का हो जाएगा 86.2%, चंडीगढ़ का 86% और लक्षद्वीप का बात करें तो 91.8% हो जाएगा। ठीक है, तो सारे जो ऑप्शन था सभी ऑप्शन का हमने व्याख्या देख चुके हैं, सारे ऑप्शन का फैक्ट जान लिए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम क्या है? ऑप्शन देखिए ए है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, या ऑप्शन बी है पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म विभूषण। ऑप्शन सी है पद्म श्री, पद्म भूषण या पद्म भूषण, या डी है पद्म श्री, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण। तो अगर पता है तो पुरस्कार से बारे में अगर आपको जानकारी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं इसका सही क्रमानुसार जो हो जाएगा, घटते क्रम अनुसार पूछ रहा है तो घटते क्रम अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले विभूषण, विभूषण तब भूषण तब श्री। ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार जो होता है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है ये, भारत रत्न के बाद। ठीक है, यह पुरस्कार जो है की शुरुआत जो हुआ था 1954 में किया गया था। ठीक है, इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो तीनों जो पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो क्षेत्र का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है किस लिए होता है? ऑप्शन दिया गया लिथोनिन, एलिजेरिन या लाइकोपिन या बीटा कैरोटीन। तो सही जवाब जो क्या हो जाएगा, सही जवाब अगर पता है तो इसके बारे में बताइए, और नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकोपिन के जरिए कारण होता है। ठीक है, लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल तथा साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक, बीटा कैरोटीन एक पोषक पिगमेंट है जो गाजर, हरी पत्ते, सब्जियों में पाया जाता है। लिमोनिन खट्टे फल के छिलके में पाए जाने वाला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका रासायनिक फार्मूला होता है C10H16 है। ठीक है, तो सारे फैक्ट के बारे में, सारे ऑप्शन के फैक्ट के बारे में जान लिया है। ठीक है, पूरे, इसीलिए हमने पहले ही पकड़ दिया था कि पूरा जो प्रश्न होगा संपूर्ण व्याख्या के साथ होगा। ठीक है, जितना भी ऑप्शन दिया गया सभी का पूरा हल होगा, सभी ऑप्शन के बारे में ही जानेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न चलिए देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पंजीगत वस्तुओं की विशेषता में से एक है? ऑप्शन है वे निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, वे सस्ती होती हैं, वे टिकाऊ होती हैं, वे घटिया वस्तुएं होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पंजीगत जो वस्तुएं होती है कैसी होती है, इसका क्या विशेषता है, विशेषता क्या है सही बताइए। नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे टिकाऊ होते हैं। ठीक है, पंजीगत वस्तु जो उत्पादक होता है उसमें मूलभूत तत्व है जो औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, इसमें जो है मशीनरी, उपकरण, वाहन, कारखाने, कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधन सभी शामिल है इसमें। ठीक है, पंजीकृत वस्तुएं भौतिक संपत्ति होती है जिनका इस्तेमाल वस्तुओं या सेवाओं में उत्पादन में किया जाता है। चलिए सभी जान के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। प्रश्न का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका पूर्ण हल करने के प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पंजाब ने किस तारीख को विधानसभा परिषद को भंग कर दिया था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1977, 1 जनवरी 1975 या 1 जनवरी 1971। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1970 को भंग कर दिया था। ठीक है, पंजाब राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 को की गई थी। वर्तमान में पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है और वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषद की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो आप देख चुके हैं इसका भंग जो हो गया था 1970 को हो गया था। गठन जो हुआ था पंजाब राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को किया गया था। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो ये है जो कहता है संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन है स्काउस या सोलर स्केटिंग या बैडमिंटन या शूटिंग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सोलर स्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, संजना बथुला एशियाई
खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी है। वह 19वीं एशियाई 2023 में भी कांस्य पदक जीतने वाले में हिस्सा थी। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट था इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्रिकेट से दिया गया है, महिला प्रीमियम लीग प्रतियोगिता पर जो है 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? ऑप्शन दिया गया है आपके पास, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंथना या दीप्ति शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। क्रिकेट से दिया गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स से दिया गया है यह प्रश्न। सही आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न चलिए, कहता है क्या, लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआती के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? लोसर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआती के प्रतीक में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है देखिए, बिहार में, केरल में, नई दिल्ली या लद्दाख में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में यह मनाया जाता है लोसर। ठीक है, लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, कहता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक। अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया हो, ऐसा प्रश्न दिया होगा, कितना आसान है ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। मौर्य वंश यहाँ है और यहाँ भी मौर्य है, लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये कोई भी सभी को ये पता होगा इसके बारे में इतिहास। चलिए कुछ फैक्ट इसके बारे में जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। तो ये चंद्रगुप्त जो है धनानंद को पराजित किया था, जो कि नंद वंश का धनानंद था, महापद्म नंद का पुत्र था धनानंद, और उसे पराजित करके गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। तो उसे पराजित करने में सहायता जो किया था वो किया था विष्णुगुप्त, जिसे कहा जाता है चाणक्य भी कहा जाता है, या कौटल्य कह लीजिए। ये सभी उसी की सहायता से धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब बात करें हैं विक्रमादित्य का। तो विक्रमादित्य जो शासक है, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार को देख लीजिए। तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार ही था। ठीक है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। और उसके बाद अशोक की बात कर ले तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त था, जो कि मौर्य वंश का एक के बाद एक शासन करते गया। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, उसके बाद और भी सारे छोटे छोटे राज हो गए। ठीक है, चलिए ये कुछ फैक्ट जान लिए। चलिए फैक्ट के जानते हुए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है गुजराती, मलयालम, तमिल या बंगाली। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जो होगा, चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, देखिए उपन्यास जो गुजरात के इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल में, जैसे चालुक्य राजवंश के बारे में उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इसे 2017 में अभिजीत कोठरी द्वारा अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया था। इसे गुजराती से अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया था 2017 में अभिजीत कठोरी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? हल्दी में कैप्साइसिन या करक्यूमिन या कैरोटीन या टर्टरिक अम्ल। सही प्रश्न का आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा
करक्यूमिन, करक्यूमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कैरोटीन एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो गुलाबी रंग का होता है, और करक्यूमिन एक पीला पिगमेंट होता है जो हल्दी के पीला होने का कारक होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है C21H20O6 होता है, ऐसा रासायनिक फार्मूला। ठीक है, हल्दी में जो रासायनिक यौगिक होता है उसका फार्मूला होता है C21H20O6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है देखिए प्रॉपर्टीज एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला ऑप्शन है इम्पोर्टेड चैप्टर्स ऑफ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज एंड इंडिया। सही प्रश्न का अगर पता है तो इतिहास से जानकारी बताइए। तो बताइए दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी और ये कब लिखा गया था? साल बताइए कब लिखा गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से साल ये पुस्तक लिखा गया था। तभी जो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रॉपर्टीज एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है जो धन की निकासी का सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे अंग्रेज भारत से धन अपने देश ले जा रहे हैं लूट कर, उसके बारे में इसमें लिखा गया है इस पुस्तक में। कब लिखा गया आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब लिखा गया है ये। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए कृषि से है। कहता है कृषि का रबी ऋतु जो है अक्टूबर से नवंबर में शुरू होती है। ठीक है, और डैश में समाप्त हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल चालू होता है और कब ख़त्म हो जाता है? ऑप्शन है मार्च अप्रैल, मई जून, जनवरी फरवरी या जून जुलाई। इतना आसान प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी सही जवाब जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रबी फसल में जो बुना जाता है गेहूं, जौ, दालें, चना, सरसों, तिल, मटर, अलसी, आलू आदि फसलें ये सब उगाए जाते हैं। और ये रबी फसल कब हो जाता है? ठंड का मौसम होता है, उस समय जब बोया जाता है ये फसल तो ठंड का मौसम होता है। और काटने के समय गर्मी का मौसम होता है, मार्च से अप्रैल हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्च से अप्रैल हो जाएगा। वहीं पे बात करें अगर खरीफ फसल के थे, खरीफ फसल जून जुलाई में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है, उसे काट लिया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में चालू होता है, जैसे मार्च अप्रैल में यह ख़त्म हुआ, उसके बाद मई छोड़ दीजिए, उसके बाद जून जुलाई से फिर खरीफ फसल चालू हो जाता है। और फिर जून जुलाई से सितंबर से अक्टूबर होते होते सारे फसल काट लिया जाता है ताकि फिर अक्टूबर से नवंबर तक फिर रबी फसल चालू हो सके। ठीक है, खरीफ फसल में जो उगाया जाता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसल ये सब उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है देखिए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1947 का भारत सरकार अधिनियम, या 1909 का भारत सरकार अधिनियम। सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। द्वैत शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम से चालू हुआ था? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919। 1919 में घटना भी हुआ था एक, जलियांवाला बाग। ठीक है, और इसी समय यह द्वैत शासन प्रणाली के मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से इसे भी कहा जाता है 1919 को आधार। ठीक है, भारत में प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गया था उस समय। इसके द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया। इससे पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब द्वैत शासन प्रणाली हो गया था। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियर्स था, जिन्होंने अपनी पुस्तक यार्डकी में द्वैत शासन के सिद्धांत को सबसे पहले बताया था। ठीक है, और अगला फैक्ट देखिए 1909 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो है महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था
इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, चलिए इससे आगे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है। ठीक है, ऑप्शन है मौर्यकाल का मूर्ति शैल शिल्पकला, या दीवारों को उर्फ रत्नों से बनी हुई पुष्प डिजाइनिंग, या ताजमहल की दीवार पर तेल चित्रण, या मुगलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तम गुणवत्ता वस्त्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दीवारों को उत्तरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनिंग की सजाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। मौर्य कला की मूर्ति कला शिल्प कला अपनी चमकदार पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से है प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वोच्च उदाहरण देखा गया है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए फैक्ट भी देख लीजिए इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कहता है 25 नंबर प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है NaOH, NaHCO3, NaCl, Na2CO3। तो इसका सही जवाब भेजिए आप कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और नहीं बता पाए तो अगला वीडियो में हम बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे बस इतना ही। ठीक है, अगर कोई और दूसरा विषय पर या सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए सेम इसी तरह पूरा विवरण के साथ में, तो हमें कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसके लिए भी ला देंगे उसका वीडियो। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा तो हम उसका भी ला देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही था। 25 प्रश्न था टोटल, पूरे व्याख्या पूरे फैक्ट के बाद सारे प्रश्न का सारे ऑप्शन के सहित फैक्ट के साथ देखे हैं इस वीडियो का। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो पे। ठीक है।